तेहरान की सड़कों पर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के ये जो नारे लग रहे हैं, इसके मायनों को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहली बात, ये तस्वीरें आपके सामने CNN लेकर आ रहा है, एक अमेरिकी न्यूज चैनल, और उनकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त ईरान के अंदर अमेरिका को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। बावजूद इसके CNN का एक क्रू जो है वो तेहरान की सड़कों पर पहुंचता है। उन सड़कों पर जहां औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सड़क पर उतरे हैं और अमेरिका को मौत दो, इसराइल को मौत दो के नारे लगा रहे हैं। और बात वहां नहीं रुक रही, वहां पर अमेरिका और इसराइल के झंडों को जलाया भी जा रहा है। यह एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन है दोस्तों। शक्ति प्रदर्शन सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के पक्ष में, शक्ति प्रदर्शन ईरानी मिसाइलों के पक्ष में। जी हां, 28,000 ईरानी मिसाइल। और यह आंकड़ा मेरा नहीं है दोस्तों, यह आंकड़ा है इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, जिनका कहना है कि इस्राएल जो है वो मुकाबला कर रहा है ईरान के 28,000 मिसाइलों का। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और सामने आते ही अपने ही इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के दावों को गलत साबित करते हैं। यानी तुलसी गबार्ड का दावा उनके मुताबिक कबाड़ है। सही सुना आपने। सबसे बड़ी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन कॉल से यह युद्ध रुक सकता है? यह बात किसी और ने नहीं, ईरान के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कही है। इन सब की चर्चा हम करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा तेहरान की सड़कों पर। और बधाई है CNN के रिपोर्टर जो सड़क पर उतरते हैं और वहां से वो दुनिया के लिए यह रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मैं CNN की यह रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सड़कों पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ किस कदर नाराजगी है। और क्यों ना हो दोस्तों, कम से कम 250 लोग इसराइल अपने हवाई हमलों में मार चुका है। देखिए वहां पर किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं CNN की इस रिपोर्ट में। Massive crowds have turned out here in central Tehran to protest against Israel's strikes against Iran, but also against the policies of the Trump administration as well. Many of them were chanting death to America, were chanting death to Israel. We saw them burn American flags and burn Israeli flags. You will punch the United States and Israel in the mouth, he says. Trump, you are threatening my leader, this woman says. Don't you know my nation believes death is sweeter than honey? What do you have, Israel? He says. You have nothing. You are occupiers, unreligious. You're killing people, killing women. You kill everyone. You're terrorists. So you can see that anger here being voiced by many of the folks who are walking here in this protest, whereas the Iranian government has said that as long as the Israelis continue their bombing campaign of sites here in Iran, there will be Iranian missiles flying towards Israeli territory. They're calling on President Trump to try and end this direct confrontation. Otherwise, they say, there could be a direct military confrontation between Iran and the United States. The Iranians say it's not something they want, but they also say it's something that they're ready for. Fred Pleitgen, CNN, Tehran. दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। एंड बाय द वे, इस बयान में उन्होंने 15वीं बार, सही सुना आपने, 15वीं बार कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया। बात वहां नहीं रुकती, वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाकर यह युद्ध रुकवाया। यानी कि जो दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दुनिया के सामने अपने विदेश सचिव के जरिए, उसके बिल्कुल उलट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध मेरी वजह से रुका, और वो भी जब मैंने भारत को व्यापार का झुनझुना दिखाया। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बारे में क्या कहा, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहली बात, उनसे सवाल पूछा गया कि ईरान ने कहा है कि अगर ट्रंप चाहें तो युद्ध रुक सकता है, तो उसके जवाब में वो कहते हैं, जब हम जंग जीत रहे हों तो फोन कॉल क्यों करें, हम ईरान से बात कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। दूसरी बात, 2 हफ्ते का समय मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि आपने ये कहा है कि मैं 2 हफ्ते रुकना चाहूंगा और उसके बाद इस मुद्दे पर फैसला लूंगा कि मुझे जंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि 2 हफ्ते का समय यह देखने के लिए लिया कि ताकि लोग होश में आएंगे या नहीं आएंगे। यानी कि यहां पर इशारा न सिर्फ ईरान की तरफ है बल्कि इसराइल की तरफ भी। तीसरा,
ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता और यहां पर आप देखिएगा किस तरह से वो यूरोपीय देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता, यूरोप से बात करने का कोई फायदा नहीं है, ईरान सिर्फ अमेरिका से बात करना चाहता है। चौथी बात, ईरान कुछ महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है और मैं वो होने नहीं दूंगा। और पांचवी बात, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसी गलत है। तुलसी गबार्ड जो कि उनकी नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। दोस्तों, इसे कहते हैं बनाना रिपब्लिक। हिंदी में इसका बहुत सरल अनुवाद है केला गणराज्य, मगर वो उसका अनुवाद नहीं है। बनाना रिपब्लिक वो देश होता है दोस्तों जहां पर एक किस्म की अराजकता है, ठीक है। और अमेरिका में यही हो रहा है कि वहां का अपना राष्ट्रपति अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को गलत बता रहा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप की एक एक बातें। मैं वैसे तो बतला चुका हूं उन्होंने क्या क्या कहा, मगर अंग्रेजी में वो क्या कह रहे हैं और उसका अनुवाद लगातार नीचे आते रहेगा। सुना जाए। Nobody really knows what that one is all about. We're going to find out pretty soon, I guess. Mr. President, the Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Mr. President, what was the thought process behind 2-week timetable? Just time to see whether or not people come to their senses. Mr. President, did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. 20, Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. 20 years ago, you were skeptical of a Republican administration that attacked a Middle East country on the idea of questionable intelligence of weapons of mass destruction. How is this moment different with Iran? Well, there were no weapons of mass destruction. I never thought there were. And that was somewhat pre-nuclear. You know, there was a nuclear age, but nothing like it is today. And it looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material. And I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. I was very much opposed to Iraq. I said it loud and clear, but I was a civilian, but I guess I got a lot of publicity. But I was very much opposed to the Iraq war. And I actually did say, don't go in, don't go in, don't go in. But I said, if you're going to go in, keep the oil. But they didn't do that. What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपने सुना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि क्या आप फोन कॉल करेंगे इस युद्ध को रोकने के लिए। तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा था कि भाई अगर हम युद्ध जीत रहे हैं तो फोन कॉल की क्या जरूरत है। यह बात किसने कही? आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों माजिद फरहानी, जो कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के सलाहकार हैं। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के एक फोन कॉल से यह युद्ध रुक सकता है। इसके मायने को समझिए दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ और। यह मुहावरा न सिर्फ इसराइल के लिए फिट बैठता है बल्कि ईरान के लिए भी। क्योंकि हो क्या रहा है, राष्ट्रपति पेजेश्कियां हो या सुप्रीम लीडर खामेनी हो, वो अपनी जनता के सामने एक साहसी चेहरा पेश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ उनके जो सलाहकार हैं, उनकी जो बैकरूम टीम है, उनके जो विदेश मंत्री हैं, वो लगातार मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इसराइल के संदर्भ में हो रहा है। याद कीजिएगा, आज ही मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइफा, जहां पर ईरान ने जोरदार गोलीबारी की है, वहां के मेयर सामने आए हैं और वो कह रहे हैं,
वो शांति के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे शहर में अरब भी हैं और यहूदी भी हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, दर्जनों सैकड़ों साल से मिलजुल कर रह रहे हैं, लिहाजा शांति ही आगे का रास्ता है। अब इस्राएलियों को गांधी की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि ईरानी मिसाइल इस्राएली शहरों में पहुंच रहे हैं। उसी तरह से आपकी स्क्रीन पर यह हैं माजिद फरहानी, राष्ट्रपति पेजेश्कियां के सलाहकार। वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्राएल को ईरान पर हमले रोकने का आदेश दें तो ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत बिल्कुल आसानी से दोबारा शुरू हो सकती है। यह बात ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी माजिद फरहानी ने शुक्रवार को CNN से कही। उन्होंने कहा, ईरान नागरिक बातचीत में विश्वास रखता है, चाहे बातचीत सीधे हो या किसी के जरिए, यह मायने नहीं रखता। फिर वो आगे क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ एक फोन कॉल करके इस जंग को आसानी से रोक सकते हैं, फरहानी ने कहा। उन्होंने दोहराया कि जब तक इस्राएल ईरान पर बम गिरा रहा है तब तक ये बातचीत मुमकिन नहीं है, यही ईरान का साफ रुख है। फरहानी से सवाल यूरेनियम एनरिचमेंट पर भी किया गया दोस्तों, यानी कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो 90% हो गया तो ईरान के पास परमाणु बॉम्ब हो गया। इस बारे में फरहानी क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। फरहानी ने यह भी कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए तैयार नहीं है, जिसे तेहरान शांतिपूर्ण मकसद के लिए बता रहा है, लेकिन कुछ हद तक रियायतें दी जा सकती हैं। अब यह जो बयान है फरहानी का, यह दो-धारी तलवार है। पहले वो कहते हैं कि हम एनरिचमेंट रोकने को तैयार नहीं है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि आपको यह पूरी प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी, तभी युद्ध विराम हो सकता है। मगर साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। अब इस रियायतें के क्या मायने हैं? क्या इन रियायतों को देने के पीछे का मकसद यह है कि आम ईरानी की जान बचाई जा सके? जैसे मैं आपको बतला चुका हूं, 200 से ज्यादा आम ईरानी मारे जा चुके हैं इस्राएली बमबारी में, जिसमें औरतें बच्चे शामिल हैं। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ईरान इसे रोकना चाहता है। इसीलिए वो ये भी कह रहा है कि रियायतें देने को तैयार है, मगर यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि ईरान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका वजूद सिर्फ इस्राएल है। यह न्यूक्लियर बॉम्ब बन ही इसीलिए रहा है कि किसी ना किसी वक्त इसका इस्तेमाल इस्राएल पर हो सके, यानी कि उसका एक मकसद यह है। मसलन पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो उसका मकसद भारत है। भारत के न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो उसका मकसद दो देश हैं जो उस पर लगातार हमले करते रहते हैं, यानी कि चीन और पाकिस्तान। हर देश के स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम का, सामरिक प्रोग्राम का एक लक्ष्य होता है, और ईरान के परमाणु बॉम्ब का लक्ष्य इस्राएल है। मगर दूसरी तरफ ईरान बातचीत को भी मौका दे रहा है। उनके विदेश मंत्री अरागची लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इस बारे में इंटरनेशनल एजेंसीज क्या कह रही हैं, इस पर गौर किया जाए। ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप द्वारा 2 हफ्तों की बातचीत की खिड़की खोलने का फैसला शांति समझौते की एक हल्की, भले ही मुश्किल उम्मीद जरूर देता है। इस वक्त जेनेवा में ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख भी शामिल हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब ऐसे नेता आमने सामने मिल रहे हैं। कई दिनों तक ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगातार आक्रामक बयानबाजी के बाद अब यह संभावना बनी है कि शायद सैन्य कार्रवाई से बचा जा सके। असल में खुद ट्रंप की टीम के अंदर भी इस बात को लेकर भारी मतभेद हैं कि ईरान पर सीधा हमला किया जाए या नहीं। और दूसरी तरफ यह चिंता इस्राएल के स्तर पर भी है। आपके स्क्रीन पर बेंजामिन नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि ईरान के पास अब भी 28,000 मिसाइलें हैं, 28,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसमें बड़ी तादाद में फतह 1 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, क्योंकि आज सुबह ही मैंने आपको बताया था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के मुताबिक, एक अमेरिकी अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जितने इंटरसेप्टर्स इजराइल और अमेरिका के पास हैं, इंटरसेप्टर्स यानी कि जब मिसाइल आती है तो उसे रोकने का जरिया, उन इंटरसेप्टर्स से कहीं ज्यादा ईरान के मिसाइलों की तादाद है। यह चिंता अमेरिका को भी है और बेंजामिन नेतन्याहू को भी। और इस बारे में वो क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि ईरान के पास लगभग 28,000 मिसाइलें हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत को देखते हुए उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना जरूरी है। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा, हमारा लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना है और हमारे पास ऐसा करने की क्षमता है। इसके अलावा नेतन्याहू ने कहा कि इस्राइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स का आधे से ज्यादा हिस्सा तबाह कर दिया है, जिससे ईरान की मिसाइलों की संख्या से ज्यादा उसके लॉन्चर्स को नष्ट करना मायने रखता है। यानी कि लॉन्चर्स को तबाह कर दो ताकि मिसाइल्स उड़ान ही ना भर सके, क्योंकि इस्राइल जानता है कि उसके पास इंटरसेप्टर्स की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है और जिस दिन उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए तो उसके लिए मुश्किल शुरू हो जाएगी दोस्तों। उससे भी बड़ी बात, इस युद्ध में शामिल होने को लेकर अमेरिका ने अभी 2 हफ्ते का वक्त लिया है, यानी कि 14 दिन। और इन 14 दिनों में इनफैक्ट हो सकता है 10 दिनों के अंदर इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह से धराशायी हो जाए, उसकी मिसाइलें खत्म हो जाए, उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएं और ईरान जहां चाहे इस्राइल पर निशाना साध सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।